17 अगस्त बड़ी अहम है। अभी जो जनरल साहब ने भी बात की कि तोसी होती हुई नजर आ रही है। अगर तोसी नहीं होती तो ईरान कहता है कि हम पर अगर हमला होता है तो हम वो हमला जो है वो उसी दुश्मन के इलाके में ले जाएंगे। यानी उनके पास इतने बड़े हथियार हैं, इतने लॉन्ग रेंज हथियार हैं कि वो वहां पर अमेरिका को हम जाके हिट कर लेंगे, या जहां से उन पर हमला होगा ये अगर यूरोप से होता है तो वहां जाके हिट करेंगे। और ये भी खबर आ रही है, पता नहीं कहां तक दुरुस्त है, कि शुमाली कोरिया ने ईरान को हथियार दे दिए हैं और वो लॉन्ग रेंज हथियार हैं और वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो कहीं भी जंग जो है वो उसको बर्पा कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई है खदशा कि अगर 17 अगस्त के बाद ये जंग छिड़ती है दोबारा तो फिर दुश्मन के इलाके में होगी? जंग थमी कब थी? कौन सा 17 अगस्त? वो तो उस सूरत में था ना कि अगर वो 6 महीने का एमओयू इंटैक्ट रहता, तो 6 महीने का एमओयू तो इंटैक्ट ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है फिलहाल तो। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था ना कि वो रद्दीदान में पड़ा हुआ है। मकसद यहाँ ये कहने का है कि हथियार आ जाए करते हैं, मियाँ साहब डोंट वरी, काजी साहब बैठे हैं, जम साहब बैठे हैं। मिलान नहीं आ गया था अफगानिस्तान की जंग के अंदर, और फिर क्या वो ब्लो पाइप नहीं आ गया था, और इसी तरह से स्टिंगर नहीं आ गया था अफगानिस्तान जंग के अंदर। तो दुनिया असला देने के लिए तैयार होती है। हर के कुछ राइवल्स होते हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के, वो वॉच करते हैं। और सबसे बड़ी जगह जो जंग का वेपन टेस्ट करना होता है वो जंग का मैदान होता है। तो मैदान जंग में जो वेपन टेस्ट होता है, क्या न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी नहीं जो है वो टेस्ट हुई? क्या F-35 के खिलाफ जो इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, क्या वो अमेरिका के लिए नई नहीं है, दुनिया के लिए नया नहीं है? और फिर जिस तरीके से उन्होंने इन दोनों अब्राहम लिंकन और जो जेराल्ड फोर्ड है उसको निशाना बनाया। देखें, एक आपकी वही बात पीछे वाली कि वहां लोग खाना क्यों कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि खाना इसलिए कम हो रहा है ताकि मजीद जो सप्लाई बोट्स हैं वो ना आए, उसके साथ कोई कांटेक्ट ना हो। और अगर कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। आइसोलेशन की वजह से दीवानगी का लेवल बढ़ जाता है, खुदकुशियां अमल में आना शुरू हो जाती हैं, और अफगानिस्तान में भी हुई थी। लेकिन उन्होंने बागराम एयरपोर्ट के ऊपर, बागराम बेस के ऊपर बाकायदा मोर्चरी बनाई हुई थी, जहां सर्द खानों के अंदर एक एक दो दो करके लाशें भिजवा दिया करते थे। किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ। तारीख का सबसे बड़ा झूठ था वो। $2.43 ट्रिलियन लगा के इन्होंने सिर्फ एम्बैरेसमेंट हासिल की, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं किया। मैं गुल साहब, मैं एक बात थोड़ी सी जल साहब की तरफ लेके आता हूँ। जल साहब, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये जंग बड़ी अनपॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि इंटरनली भी अगर हम बात करें, आज हमारा बुनियादी मौजू ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में एक रिवोल्ट हो रहा है अंदर, एक यानी एक समाज में भी। और ये जंग ऐसी लड़ी जा सकती है कि जब आपकी आवाम भी आपके पीछे हो। ईरान कह रहे हैं मैं 2029 तक ये जंग लेके चला जाऊँगा, और दूसरी तरफ डेस्परेट है इजराइल, और उसने खुला कह दिया है कि भाई हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या टेक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो, या ख़ास तौर पर जो रियासत है, डीप स्टेट है, अलाउ करेगी ट्रंप को, या वो ये इस तरह की हरकत करेंगे कि पूरा सैयारा जो है वो एंडेंजर हो जाए? जल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो वहाँ से शुरू करते हैं। आपने फरमाया अनपॉपुलर वॉर, यस, इसमें कोई शक की बात नहीं। अभी जैसे अब्दुल्ला गुल साहब भी एक्सप्लेन कर रहे थे, वो फरमा रहे थे कि क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं अभी। तो ज़ाहिर है सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं आजकल के ज़माने के मीडिया में ज़रा छुपाना मुश्किल होता है। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब को पता है, इसी तरह अमेरिकन अवाम को, उनकी लीडरशिप को भी पता ज़रूर चल रहा होगा मुख्तलिफ ज़राए से। नंबर 2 बात यह जी कि अनपॉपुलैरिटी की वजह है कि मुल्क के अंदर जैसे ऑयल रिजर्व्स डिप्लीट हो गए, उसके अलावा ये हो गया कि महंगाई हो गई, उसके अलावा ये हो गया कि लोगों के अंदर एक हेट्रेड बढ़ गई है इसराइल के लिए, कि इसराइल हमारे लिए एक ड्रैग है, हमारी इकॉनमी के ऊपर एक बोझ है। जहाँ तक वॉर की एक्सटेंशन का या वॉर की कंटिन्यूएशन का ताल्लुक है, जैसे आप फरमा रहे थे कि ईरानियन लीडरशिप कह रही है कि हम इसको कई साल आगे तक लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर है उनकी कैपेबिलिटी होगी, कोई भी वॉर हो उसको आगे चलाना। अभी आप देखें ना, सिंपल एग्जांपल ले लें अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान एक वो कंट्री है कि जो बहुत पीछे चली गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उनकी जो अनकन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं गुरिल्ला वॉर की और बाकी की, कि वो सबको किसी न किसी तरीके से वो तंग कर सकते हैं, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जो रिजीम है उसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं गुरिल्ला वॉर से या टेररिज्म से या इन चीज़ों से। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अभी उनको पैसे भी दे रही हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वेपन्स भी दे रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं।
तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, वॉर को वो प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये देखिए कि वॉर के प्रोलॉन्ग होने का फ़ायदा किसको है। मेरे ख्याल में वॉर के प्रोलॉन्ग होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इसराइल को है। इसराइल नहीं चाहता, जैसे आप फरमा रहे थे कि इसराइल नहीं चाहता कि ये वॉर बंद हो। क्यों? हम लोग पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है इसराइल के लिए टू कंटिन्यू विद इट्स एग्रेसिव डिज़ाइंस और एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन, और वो जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों को गज़ा में जेनोसाइड कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं फॉर ग्रेटर इसराइल, तो वो इसमें गाब में कंटिन्यू कर सकेंगे। नंबर 2, ईरान जो है उसका अपना भी फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, ईरान जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ 4 मिलियन बैरल ऑयल पर डे कर सकता है। अगर ये हालात रहते हैं, नाकाबंदी रहती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है, तो उनका अपना ऑयल भी बाहर नहीं जा रहा, तो उनकी अपनी इकोनॉमी भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। जहाँ तक डीप स्टेट और टैक्टिकल वेपन्स का ताल्लुक है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है आपका, मैंने शुक्र है नोट कर लिया था, भूला नहीं हूँ। जहाँ तक डीप स्टेट का ताल्लुक है जी, कि डीप स्टेट अगर ना चाहती तो ट्रंप साहब जीतते ना। डीप स्टेट जो है उसके जो क्या अज़ाइम हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हेन वी से डीप स्टेट उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्हेन वी से एस्टेब्लिशमेंट, उसमें आप छोटे से छोटे मुल्क से लेके ग्रेटेस्ट कंट्री अमेरिका तक देखें तो हर एक के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कंट्रोल करती है बहुत सारी चीज़ों को। और जो ट्रंप साहब का पावर में आना है, रहना है, इनके हक़ में सारे बिल पास हो जाते हैं, 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट ऊपर नीचे से, तो वो इसीलिए हो जाते हैं कि जो अंदर से जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू कर रही है कि जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है उनका इसराइल को हेल्प करने का, वो अचीव हो रहा है। और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए जितने भी इकोनॉमी के ऊपर, ऑयल के ऊपर, राहों के ऊपर, गुज़रगाहों के ऊपर कब्जे हो सकते हैं। यूज़ ऑफ टैक्टिकल वेपन्स, मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं देखता हूँ। मैं जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ इस हवाले से, जो अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे। जो पासदारान इनकलाब हैं उनको मालूमात इस तरह की मिल रही हैं कि अनहोनी है, और हैरान कौन है कि उनको बड़ी बड़ी अंदर की मालूमात मिल रही हैं। वो कहाँ से मिल रही हैं? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ट्रंप साहब की, वो कंप्रोमाइज़ हुई और अंकरा में थे, तो वहाँ पर यह पता चला कि वहाँ पर जो नेटो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, न्यूयॉर्क टाइम की खबर है, उसके नज़दीक कोई शख्स जो है वो मिसाइल लेके अपने कंधे पर रखकर चलाने वाला वो पाया गया। और यह भी खबर मिली कि ईरान को यह खबर थी कि ट्रंप किस होटल में है, किस कमरे में है, उनके पासदारान इनकलाब के पास पूरी इत्तलात थी। इसका मतलब है उनके टारगेट पे थे, अगर ये खबर ठीक है तो। ये इस तरह की इत्तलात ईरान को मिलना हैरान कौन भी है, हैरान भी होता है इससे इंसान। क्या उन्होंने, अगर ये इत्तलात ठीक हैं, तो उन्होंने जानबूझ के जो ट्रंप को जाने दिया, या उनको वो टारगेट कर सकते थे? दूसरा, एक ये बड़ी सामने आ रही है खबर कि ईरान पर अमेरिका जो है वो एटमी हमला कर सकता है, वो इसलिए कि कुछ नहीं बन पा रहा, तो ये कुछ कर दो। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखें, पहली बात यह है कि एटमी हमले वाली बात जो है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इससे पूरा रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा और जितना भी वहाँ समुंदर है वो अफेक्ट हो जाएगा। अभी हयात तो जो जाएगी, लेकिन वो पानी जो डिसैलिनेटेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीट करके पानी लोगों के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आप समझे कि डिज़ास्टर के ऊपर चले जाएंगे, और ऐसा डिज़ास्टर होगा कि दुनिया में कोई इसका जो है वो मदावा नहीं कर पाएगा बावजूद कोशिश के। क्योंकि पानी तो मतलब ये थोड़ी है तेल का जहाज पहुंचा नहीं पहुंचा, चलो घर में बैठ गए, गाड़ी नहीं चलाई, पानी ना पिया तो गए आप, और इस गर्मी के मौसम के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आप ये देख लें कि ये पहले भी डरावा था, धमकावा था। अगर न्यूक्लियर जंग होगी तो फिर रशिया और चाइना मजबूरन ड्रैग हो जाएंगे ना चाहते हुए भी, और फिर जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनको इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जो अब आपने पहले जो पूछा था कि क्या उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी और फलाना, वो मिसाइल कैपेबिलिटी पहुंच जाती है। मिसाइल जो होते हैं वो तो एक ही जैसे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ कुछ मोटर्स का एडिशन होता है जो लॉन्ग रेंज उसको बना देती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पहले स्पेस में दाखिल होना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको री एंट्री करनी पड़ती है। उसके लिए मेरे ख्याल में अभी ये कुछ तो बुलंद बांग दावे ज्यादा लगते हैं। तीसरी चीज जो आपने फरमाई कि डोनाल्ड ट्रंप के तुर्किया का मामला, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करते हैं, अभी उनके ऊपर होटल में भी तो हमला हुआ था।
आखिर उसकी तहकीकात सामने क्यों नहीं आई? वो कौन था? वो किस तरह वहाँ पहुँचा? जब होटल का तयन हो गया था, कमरों की स्वीपिंग हो गई थी, तो फिर घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था, जिसने वहाँ तक न सिर्फ असला पहुँचाया, बल्कि उस शख्स को आने भी दिया। इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ, पुलिस का फेलियर हुआ, आर्मी का फेलियर हुआ, क्यों हुआ? ये बात है। और किसके मुल्क के अंदर लोग धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं? कौन है जो, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस चीफ हो, उनका आर्मी चीफ हो, तमाम के तमाम या इस्तीफे ले लिए जाते हैं या वो इस्तीफे दे दिए जाते हैं।